दिल्ली के लिए रवाना हो गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ताजा अपडेट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से वो मुलाकात करेंगे दिल्ली में, और केसीआर की पार्टी का दिल्ली में जो दफ्तर का उद्घाटन होगा उसमें शामिल भी होंगे उद्घाटन समारोह में अखिलेश यादव। दिल्ली के लिए अखिलेश यादव रवाना, ये ताजा अपडेट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उनकी पार्टी का जो दफ्तर और उसका जो उद्घाटन समारोह है दिल्ली में उसमें शामिल भी होंगे। ताजा अपडेट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करेंगे। मेरठ निकाय चुनाव में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा प्लान सामने आ रहा है। 13 निकायों में से 7 पर आरएलडी ने दावा ठोक दिया है। 7 विधायक और क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय महासचिवों की अहम बैठक में 2 पूर्व सांसद, नगर निकाय की पर्यवेक्षक कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है। मेरठ नगर निगम सीट पर भी आरएलडी ने दावा ठोका है। मवाना नगर पालिका भी आरएलडी का दावा क्षेत्र है और 5 नगर पंचायत सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है राष्ट्रीय लोकदल। नगर पंचायत किठौर, दारौला, करनावल, हरा, खिवाई नगर पंचायत पर दावा ठोका है आरएलडी ने। बहसुमा नगर पंचायत आसपा को लड़ा सकती है आरएलडी, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो रिपोर्ट भेज दी गई है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को। मेरठ नगर निगम पर दावा ठोका गया है आरएलडी की ओर से। कहा जाएगा कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें मेरठ नगर निगम पर आरएलडी का कैंडिडेट चुनाव लड़े। 13 निकायों में से 7 पर आरएलडी ने दावा ठोका है। बैठक हुई 7 विधायकों की, क्षेत्रीय अध्यक्ष की, क्षेत्रीय महासचिव की, 2 पूर्व सांसदों की, नगर निकाय की पर्यवेक्षक कमेटी के सदस्य मौजूद रहे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजी है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को। हमारे संवाददाता सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस रिपोर्ट के बारे में आपको और विस्तार से जानकारियां देने वाले हैं। सनुज, बताएं दर्शकों को क्या आपको जानकारी मिल रही है। हाँ, देखिए, जब से खतौली उपचुनाव राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जीता है तब से एक ना एक ऐसी बड़े प्लान और बड़ी रणनीति पर राष्ट्रीय लोकदल काम कर रही है कि जिससे बीजेपी के विजय रथ को और जगह भी रोका जा सके। अब देखिए, निकाय चुनाव को लेकर पूरी राष्ट्रीय लोकदल ताकत झोंकने जा रहा है और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। हालांकि इस बैठक में किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। लोकदल के जो 7 विधायक हैं वो उसमें मौजूद थे, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, जो सचिव बनाए गए हैं वो मौजूद थे और जो नगर निकाय की पर्यवेक्षक कमेटी है उसके सदस्य मौजूद थे। इसमें देखिए, मेरठ में जो नगर निकाय हैं उनमें जो 13 निकाय में से 7 पर जो आरएलडी है वो अपना दावा ठोक रही है यहाँ पर, जिनमें उसका सीधा ये कहना है कि मेरठ नगर निगम की अगर बात की जाए तो मेरठ नगर निगम पे उसका दावा मजबूत है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो और जो मवाना नगर पालिका है, मवाना नगर पालिका पर भी राष्ट्रीय लोकदल अपना चुनाव और अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहती है। इसी के साथ ही अगर नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायत किठौर की बात हो, नगर पंचायत दौराला, नगर पंचायत करनावल, नगर पंचायत हर्रा, नगर पंचायत खिवाई पर भी राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा ठोका है और पूरी जो रिपोर्ट है ये पूरी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दी गई है। यानी राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, 13 नगर निकाय की बात हो, 2 यहाँ पर नगर पालिका है और 1 नगर निगम है। इस तरीके से जो 16 निकायों की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल का ये दावा मजबूत है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये सोचना होगा कि बिल्कुल यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी इस पर विचार करने के बाद खुद क्या कहती है। धन्यवाद सनुज आपका। मेरठ के लिए राष्ट्रीय लोकदल का जो मेगा प्लान है, आइए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मेरठ निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा प्लान सामने आया है। 13 निकायों में से 7 पर राष्ट्रीय लोकदल ने दावा ठोका है। 7 विधायक जो कमेटी बैठी उसमें 7 विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महासचिवों की अहम बैठक हुई। 2 पूर्व सांसद थे, नगर निकाय की पर्यवेक्षक कमेटी के सदस्य इसमें मौजूद रहे और इन सभी लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट है वो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भेज दी है। मेरठ नगर निगम सीट पर भी आरएलडी ने अपना दावा ठोका है। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। मेरठ नगर निगम की सीट पर आरएलडी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। मवाना नगर पालिका पर भी राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा किया है और 5 नगर पंचायत की सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है राष्ट्रीय लोकदल। नगर पंचायत किठौर, दौराला, करनावल नगर पंचायत पर दावा ठोका है आरएलडी ने। प्रयागराज से ताजा अपडेट है। तस्वीरें और जानकारियां देने के लिए बिल्कुल तैयार है मोहम्मद मोइन। ये देखिए आप।
मोइन, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट में। तकरीबन 1 घंटे पहले 10:17 पर मुख्तार अंसारी को यहां कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद पेशी खत्म हो चुकी है और मुख्तार अंसारी को वज्र वाहन के जरिए वापस ले जाया जा रहा है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, इसकी जानकारी थोड़ी देर के बाद मिलेगी, क्योंकि जो मीडिया है उसको कोर्ट कैंपस से बाहर ही रोक दिया गया था। अभी जब वकील बाहर आएंगे तब वो जानकारी देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की जो पेशी थी, पेशी खत्म हो चुकी है। इस वज्र वाहन में मुख्तार अंसारी को बिठाया जा चुका है। यहां से ले जाया जाएगा, कहां ले जाया जाता है इसकी जानकारी थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ईडी की जो अधिकारी आए थे यहां पर, उन्होंने मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड मांगी होगी और कस्टडी रिमांड मंजूर हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप सीधी तस्वीरें एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जो पेशी हुई थी, पेशी खत्म हो चुकी है। तकरीबन 50 मिनट तक मुख्तार अंसारी यहां कोर्ट कैंपस में रहा है और उसके बाद आप ये लाइव तस्वीरें देखिए कि यहां पर जो है वो मुख्तार अंसारी को प्रयागराज कोर्ट से वापस ले जाया जा रहा है। तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। कचहरी से लेकर बाहर तक का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है और ये जो वज्र वाहन आप देख रहे हैं, इसी वज्र वाहन पर मुख्तार अंसारी को बिठाया गया है। पहले की हमने मुख्तार अंसारी की तस्वीरें देखी थी, लेकिन आज वो दाढ़ी रखे हुआ है, टोपी लगाए हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है और काली रंग की जैकेट पहना हुआ है। ये प्रिजन वैन पूरी तरीके से पैक्ड है, 3 लेयर की सुरक्षा है इसमें। और ये देखिए, ये गाड़ी है जिस पर मुख्तार अंसारी को बिठाया गया है। पेशी के बाद वापस ले जाया जा रहा है और आगे की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, आगे जो है वो ईडी के अफसरों की गाड़ियां लगी हुई हैं लाइन से लाइन, और बहुत मुमकिन है कि यहां से मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और मेडिकल चेकअप कराए जाने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी उसे अपनाया जाएगा। तो पूरा ये जो कचहरी कैंपस है, कोर्ट कैंपस है, उसके बाहर हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है ये छावनी में तब्दील है। रास्तों को बैरिकेड सुबह ही कर दिया गया था और बड़ी संख्या में सिविल पुलिस भी लगाई गई थी। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। ये देखिए, ये ईडी की गाड़ी है, साफ देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी की गाड़ी आगे आगे है। इसका ये साफ संकेत है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है वो मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड मिल गई है। कितने दिन की कस्टडी रिमांड मिली है इसकी जानकारी थोड़ी देर के बाद होगी, अभी जब वकील बाहर निकल करके आएंगे। और ये देखिए, ये जो गाड़ियों का काफिला है ये धीरे धीरे अब बाहर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, कटरा इलाके की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये ठीक सामने आप जो देख रहे हैं कि ये वज्र वाहन है, ये वज्र वाहन पर मुख्तार अंसारी को बिठाया गया है। तो एकदम सटा करके जो पुलिस की गाड़ियां हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है ये आप देख सकते हैं। एकदम सटा करके सुरक्षा की गाड़ियों को रखा गया है और ये वज्र वाहन है जिस पर मुख्तार अंसारी सवार है, मुख्तार अंसारी को बिठाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि और किस तरीके से गाड़ियां, देखिए पीछे की तरफ भी एक जो पुलिस की वैन है वो सटा कर रखी गई है और गाड़ियों का लंबा काफिला है। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज से लेकर के चित्रकूट और बांदा तक की पुलिस लगी हुई है। ईडी की कई गाड़ियां हैं, तो तकरीबन 1.5 दर्जन गाड़ियों का ये काफिला है, लंबा काफिला दूर तक जहां तक आपको नजर जाएगी। और रास्ते को आगे से पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है ताकि रास्ते में किसी तरीके का व्यवधान ना हो, किसी तरीके का सुरक्षा जो है वो रिस्क ना हो, सिक्योरिटी लैप्स ना होने पाए, इसके इंतजाम किए गए। और देखिए, ये जो वज्र वाहन है जिस पर मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है, ये धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि यहाँ से जो है मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जो है वो ईडी की कस्टडी में आ सकता है। और ये देखिए, ये हमारे कैमरा पर्सन सीधे उस गाड़ी के पीछे जो है ये जाएंगे, लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिरकार मुख्तार अंसारी यहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी का जो पेशी खत्म हो गई है, तकरीबन 50 मिनट तक हुई, 50 मिनट तक पेशी हुई है, ठीक है मोइन। और आपने ये कहा कि यहाँ से मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि एबीपी गंगा की टीम मुख्तार अंसारी को जो पुलिस की गाड़ियां ले जा रही हैं, जो वज्र वाहन ले जा रहे हैं, उसके ठीक साथ चल रही है एबीपी गंगा की टीम। और ये आप लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। वज्र वाहन में बिठाकर ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। कोर्ट में पेशी हुई यहाँ पर स्पेशल कोर्ट में, और बहुत यहाँ पर चांसेस हैं कि कस्टडी रिमांड मिले ईडी को, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है।
मोइन अभी बहुत जल्दी आपको अपडेट करेंगे कि क्या कस्टडी रिमांड मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट से बाहर निकाल कर ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये वही वज्र वाहन है जिसमें मुख्तार अंसारी को बिठाया गया है। आगे अधिकारी की गाड़ी चल रही है, पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से। और जैसा कि अभी मोइन बता रहे थे, पूरे कोर्ट प्रेमाइसेस को, पूरे कोर्ट परिसर को वहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये देखिए आप, एबीपी गंगा की टीम लगातार आपको लाइव तस्वीर दिखा रही है। ये जो सबसे आगे गाड़ी चल रही है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी की गाड़ी है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप बयान कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, हम मोइन के पास चलेंगे और मोइन से ये भी जानेंगे कि अगर ये कस्टडी रिमांड मिली है ईडी को तो कितने दिनों की मिली है, उसके बाद पूछताछ कहां की जाएगी मुख्तार अंसारी से। लेकिन ये जो मुख्तार अंसारी की समस्याएं हैं उसमें और इजाफा दिख रहा है। यहाँ पर अगर कस्टडी रिमांड मिली है ईडी को और पूछताछ होगी तो निश्चित रूप से एक और दिक्कत पेश आएगी मुख्तार अंसारी के सामने। बेटे और पत्नी के सामने पहले से ही ईडी की जांच की दिक्कतें मौजूद हैं और अब अगर ये कस्टडी रिमांड कोर्ट देता है ईडी को तो मुख्तार अंसारी के सामने और मुश्किलात। बहरहाल इस मामले में अब्बास अंसारी और शर्जील जेल में हैं और मामला सख्त होता हुआ मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर कोर्ट में आज पेशी हुई है। 50 मिनट तक पेशी चली है। उसके बाद देखिए इन गाड़ियों के जरिए मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो लगातार चल रहे हैं। ये वज्रवाहन हम देख पा रहे हैं। मोइन, दिशा क्या है इस काफिले की और कहां ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को? देखिए, आपको बताते हैं कि आज सुबह 10:17 पर प्रयागराज की जो स्पेशल ईडी कोर्ट है वहां पर मुख्तार अंसारी को पेश किया गया। तकरीबन 50 मिनट तक पेशी हुई और इस दौरान जो ईडी की टीम है, ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड मांगी। 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी गई है और इसमें जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उन्होंने इसका अपोज किया है। बहरहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है क्योंकि अब कोर्ट में मुख्तार अंसारी का काम नहीं था। इस वजह से ईडी की टीम पुलिस सिक्योरिटी के बीच मुख्तार अंसारी को यहां से ले गई और बहुत मुमकिन है कि सबसे पहले मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराए जाने के बाद जब तक कोर्ट का फैसला तो उतनी देर में आ जाएगा और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि मुख्तार अंसारी की जो ईडी की कस्टडी रिमांड है वो मंजूर हो जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि ईडी ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी है तो उसे 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मिलती है या फिर 7 दिन की, 10 दिन की या किसी अन्य दिन की जो है वो। तो पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद अदालत का फैसला आएगा और बहुत मुमकिन है कि कोर्ट जो है वो मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में सौंप देगी। ईडी की जो प्रयागराज यूनिट है वो उसकी कस्टडी में मुख्तार अंसारी रहेगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पिछले साल मार्च महीने में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। ईडी की टीम पिछले साल नवंबर महीने में बांदा जेल गई थी। बांदा जेल जाकर उसने मुख्तार अंसारी का जो है बयान दर्ज किया था और इसी साल यानी करीब 1.5-2 महीने पहले जो है ईडी की टीम ने सबसे पहले मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसके मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ की गिरफ्तारी की गई थी और ईडी की तरफ से ये दलील दी गई है कि चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है 1.5 साल से वो जांच कर रही है, उसे इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है। ऐसे में मुख्तार अंसारी से पूछताछ किया जाना जरूरी है, मुख्तार अंसारी का बयान लिया जाना जरूरी है और तमाम ऐसे जो तथ्य हैं जो अब्बास अंसारी और शर्जील रजा से पूछताछ के बाद सामने आए थे, ईडी की टीम उन बयानों को जो तथ्य सामने आए हैं उनको वेरीफाई करना चाहती है, उनको क्रॉस चेक करना चाहती है। यही दलील कोर्ट में ईडी की तरफ से दी गई है और बहुत मुमकिन है कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए कस्टडी रिमांड ईडी को मिल जाएगी। जजमेंट रिजर्व हो चुका है। ठीक है, आप मोइन आप इनके साथ चलिए, आप इस काफिले के साथ चलिए। आप जो भी अपडेट्स आगे देंगे हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट का ऑर्डर अभी आया नहीं है। कस्टडी रिमांड की मांग पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले से जुड़ी खबर है। युवक का शव रखकर परिजनों के हंगामे की खबर आ रही है। युवक के परिजनों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी भी लिखी है और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। माता पिता और बच्चों के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। बड़ी खबर, युवक के परिजनों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिख डाली है। 1 करोड़ रुपए भरण पोषण के लिए देने की मांग की गई है। माता पिता और बच्चों के भरण पोषण के लिए मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग की गई है। परिजन हंगामा कर रहे हैं।
पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले से जुड़ी खबर है। देखिए आप चिट्ठी जो मुख्यमंत्री को लिखी गई है और जो मांग की गई है इस चिट्ठी के जरिए 1 करोड़ रुपए भरण पोषण के लिए और मृतका की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग। परिजनों ने युवक का शव रखकर हंगामा किया है। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं सारे प्रकरण से जुड़े हुए। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले से जुड़े तथ्य। युवक का शव रखकर परिजन हंगामा कर रहे हैं इस वक्त और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी तक लिख डाली है। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं मृत युवक के परिजन। माता पिता और बच्चों के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की भी मांग की गई है। 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है और मांगों के पूरा होने तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ऐसा परिजनों का कहना है। आइए आपको बताते हैं कि परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग क्या क्या कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परिजनों ने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने मांग की है। क्या मांग की है? पुलिस हिरासत में जो युवक की मौत हुई है उसी मामले में चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री को और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है परिजनों के द्वारा। इसके अलावा माता पिता और बच्चों के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की गई है सहायता के तौर पर। आरोपी पुलिस कर्मियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई है पत्र लिखकर और इसके अलावा रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है पत्र लिखकर परिजनों के द्वारा और मांगों के पूरे होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की भी बात है इस चिट्ठी में परिजनों के द्वारा। ये तमाम बातें हैं। कानपुर देहात में एक युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस हिरासत में इसकी मौत हुई है और हमारे संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ताजा अपडेट देने के लिए। विकास, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? देखिए हम लोग उस गांव में पहुंच गए हैं जहां पर वो युवक रहता था जिसकी मृत्यु हो चुकी है और यहां पर लगभग सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हैं और अगर हम पुलिस महकमे की बात करें तो 4 जिलों की पुलिस यहाँ पर घेराबंदी करके खड़ी हुई है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो पाए, क्योंकि अंदेशा है पुलिस विभाग को कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अनदेखी हो सकती है, कोई चूक हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जो परिजन है वो लगातार अपनी मांगों पर टिके हुए हैं और वो अपनी मांग कर रहे। 5 सूत्री मांगे उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए एक पत्र लिखकर जारी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवार को भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए, जो मृतक है उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ इस पूरी घटनाक्रम में जो जांच हो रही है वो किसी रिटायर्ड जज के माध्यम से कराई जाए। यहाँ पर अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो एसपी आज 24 घंटे के बाद पीड़ितों से मिलने आई हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी बड़ा अधिकारी परिजनों से नहीं मिल रहा था। छोटे स्तर के अधिकारी थे, थाने स्तर के लोग थे, लेकिन मुखिया कोई नहीं था जिले का, ना तो डीएम थी ना तो एसपी थे। जी बहुत धन्यवाद आपका विकास धीमान। नजर बना के रखिए आप, आगे भी हम आपसे अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।